वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो सेशन में स्वागत है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के शासन को समाप्त किया। हम आज ये देखेंगे कि इंग्लैंड इतना शक्तिशाली देश होते हुए भी उन 13 उपनिवेशों की कमज़ोर और साधनहीन सेना से क्यों पराजित हुई, उसके कारणों की चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि अमेरिका के इस क्रांति का या स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के में इंग्लैंड की पराजय के कारण। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा वो यह है कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में भौगोलिक दूरी बहुत ही ज़्यादा थी। इंग्लैंड जो स्थित है वहाँ से अमेरिका के बीच में पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर आता है और इस सागर की जो दूरी है वो लगभग 5000 किलोमीटर है। इतना दूर होने के कारण वो पूरा और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता था। इस दूरी के कारण इंग्लैंड है वो अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाया और उसको वहाँ से निकलना पड़ा। दूसरा जो कारण है वो इंग्लैंड की जो सेना है उस सेना की संरचना के बारे में बताता है। इंग्लैंड की सेना में जो सैनिक थे वो इंग्लैंड के अधिकतर थे या उन पर इंग्लैंड के साम्राज्यवादी उपनिवेशों को लागू साम्राज्यवादी या उपनिवेशी जो इच्छाएं थी उनको लागू करने का दायित्व था। लेकिन जो अमेरिका में जो लोग लड़ रहे थे वो लोग भी वही लोग थे जो 100 साल पहले इंग्लैंड से ही अमेरिका में जाकर के बसे थे। इसलिए इंग्लैंड की सेना के लोगों के मन में यह था कि हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो अपने ही भाई है और 100 साल पहले दुखों से पीड़ित होकर के यहाँ आए हैं। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के सैनिक है वो इस उपनिवेश जो अमेरिका की सेना है उससे लड़ने में ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखा रही है। वो जोश से शराबोर नहीं है कि एक राज्य की स्थापना के लिए वो लड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उसका प्रमुख कारण यही था कि वो जो अमेरिका के जो लोग हैं वो इससे पहले इंग्लैंड से ही आए हुए थे। तीसरा जो कारण है इंग्लैंड की सेना के ढांचे के बारे में है कि उसके जो संगठक है उसमें इंग्लैंड के मूल नागरिकों के बजाय अन्य देशों के सैनिक भी थे, क्योंकि इससे पहले जो भी लड़ाइयाँ हुई खास करके सप्तवर्षीय युद्ध में, तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा और वो जीत तो गए लेकिन अर्थव्यवस्था और सैनिक पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा। इसलिए अमेरिका के लिए जब सेना भेजी गई तो उसमें तुरंत में भर्ती किए गए सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी और दूसरा वो अमेरिका की तुलना में अन्य देशों के भी थे, जर्मनी, हॉलैंड या ऐसे अन्य देशों के। तो अलग अलग देशों की सेनाएं वहाँ लड़ रही है तो वो एक जो एकता का भाव होना चाहिए, एक राष्ट्र के लिए जो लड़ने वाली सेना होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं थी। जो अमेरिका में जो सैन्य जो प्रशासनिक तंत्र था, चाहे राजा हो या संसद हो, उसका जो मूल्यांकन था अमेरिका की शक्ति के बारे में कि अमेरिका क्या है और उसके पास में कितना पावर है, इन सब चीज़ों के बारे में जो उसका मूल्यांकन किया गया था वो भी सटीक नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो छोटी सी झड़प होगी तो उन्होंने छोटी सी सेना भेज दी, लेकिन जब बड़े स्तर पर संघर्ष हो गया तो उसका सामना करने का सामर्थ्य वहाँ भेजी गई सेना में नहीं था। इसलिए शक्तियों का अमेरिका के लोगों की शक्ति का अनुमान करना भी उनको इंग्लैंड के लोगों को सही से नहीं आया, इसलिए वो वहाँ से पराजित हो गए। राजा जो था वहाँ पर जॉर्ज और प्रधानमंत्री जो हुए टाउनसेंड और उसके बाद में ग्रेनविले हुए, तो वो भी इतने ज़्यादा योग्य और सामर्थ्यशाली नहीं थे कि वो अमेरिका के उपनिवेश को बचाए के रख सके। यहाँ तक कि उन्होंने उपनिवेश को बचाने की बजाय उपनिवेश को खोने के कई काम किए, खास करके तब जब उन्होंने अमेरिका से आने वाली हर डाक को पढ़ना शुरू कर दिया और बिना उपनिवेश की कोई बात सुने जबरन उन पर कानूनों का बोझ लाद दिया। तो इस प्रकार से इन शासकों की भी अयोग्य और अदूरदर्शी नीतियों के कारण भी इंग्लैंड को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अंग्रेज सेनापतियों की सहानुभूति भी थी। इसका कारण तो अभी जो बताया वही था कि वो भी ये सोचते थे कि ये हमारे ही लोग हैं जो 100 साल पहले अमेरिका में गए थे। इसलिए सेनापति, खास करके एक जनरल हो सेनापति था, उसकी सहानुभूति हमेशा अमेरिकियों के प्रति रहती थी।
इसलिए वो ज़्यादा लड़ाइयों में नेतृत्व सक्षम रूप से नहीं कर सका था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो ये था कि फ्रांस और स्पेन ने, खास करके फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज करके जो क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों की जो मदद की है, उस मदद के फलस्वरूप वो इंग्लैंड को पराजित कर सके। तो एक तरीके से यूरोप की दोनों प्रशिक्षित सेनाएं, चाहे फ्रांस और इंग्लैंड की, आपस में लड़ रही थी। और फिर उपनिवेशवासियों का सहयोग तो उनको था ही। और फ्रांस अपनी हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी जी जान से इस युद्ध में भाग ले रहा था। तो जब विदेशी शक्तियों ने भी मदद की तो इंग्लैंड को वहां से निकलना पड़ा। इन सब कारणों के कारण इंग्लैंड अमेरिका से बाहर हुआ और अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। और इस स्वतंत्रता के मायने बहुत दीर्घकालिक और बहुआयामी थे। वो कौन कौन से इसके प्रभाव थे अमेरिका की क्रांति के, स्वतंत्रता संग्राम के, उसके बारे में अब अपन देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, लोकतांत्रिक राष्ट्र का उदय। अमेरिका को दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि इस क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम जो 1783 में समाप्त हुआ, इस संग्राम के बाद में ही जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में ही यह प्रावधान कर दिए गए कि देश लोकतांत्रिक होगा, लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया और वोट के माध्यम से एक निर्वाचित सरकार बनाने की व्यवस्था की गई। ये पहली बार अमेरिका में किया गया। तो इसके बाद ही पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है वो आगे व्यवहारिक रूप से प्रचलन में आई। दूसरा, यहाँ पर एक संविधान बनाया गया जिसमें सभी चीजें कमोबेश लिखी हुई थी। वैसे अमेरिका के संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे बनेगा, क्या कार्य करेगा, और जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में, वो उसका संगठन किस प्रकार से होगा, उसके क्या काम होंगे, किस प्रकार से उसकी शक्तियां होगी। ये सब चीजें कमोबेश न्यायपालिका से लेकर के प्रशासन तक की सभी चीजों के बारे में जानकारी है वो इस अमेरिका के संविधान में लिखी गई। तो ये दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों के माध्यम से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसी के आधार पर बहुत सारे देशों में संविधान बनाने की और उसको लिखित में बनाने की परंपरा चल पड़ी। क्योंकि सबसे प्राचीन संविधान इंग्लैंड का माना जाता है, लेकिन इंग्लैंड का संविधान लिखित न होकर के मौखिक ही है, वहां पर लिखित कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका ने पहला लिखित संविधान बनाया। इसी की परंपरा अनुसार बहुत सारे और देशों ने भी आज लिखित संविधान बना रखे हैं। मूल अधिकारों की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिका के इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में किया गया, जब जो स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को की गई थी। उस घोषणा में कहा गया कि एक व्यक्ति के 3 मूल अधिकार होते हैं, जीवन का अधिकार है, सुख का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है वो अमेरिका के इस संग्राम से ही निकली है। और बाद में आज ये कमोबेश लगभग सभी देशों के संविधानों में शामिल है कि प्रत्येक नागरिक के क्या क्या मूल अधिकार होंगे। अमेरिका में निर्वाचित प्रणाली तो लागू की ही गई क्योंकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था था, साथ ही वहां पर संसदीय प्रणाली को लागू किया गया। वैसे प्रणाली है जो अमेरिका में, उसको आज अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अध्यक्ष या सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो वास्तविक कार्यपालिका है, न कि नाम मात्र की। जबकि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां पर 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। अमेरिका में नाम मात्र की कोई कार्यपालिका नहीं है। लेकिन यहाँ संसदीय प्रणाली का मतलब यह है कि संसद जैसी संस्था अर्थात कांग्रेस का उद्भव हुआ, इसके 2 सदन थे और उन दोनों सदनों के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के कार्य, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य करते थे। तो इस प्रकार से निर्वाचित जो संसदीय प्रणाली है वो भी अमेरिका के इस संग्राम के बाद में पूरी दुनिया में वास्तविक रूप से प्रचलन में आई। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया था। खास करके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वादों के बीच में जो विवाद थे उनको समाधान करने का प्रयास किया गया। और संविधान में भी यह लिख दिया गया कि धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला है, उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात धर्म और राज्य दोनों बिल्कुल ही अलग है। इसको यहाँ से पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का उदय पूरी दुनिया में हुआ। वाणिज्यवाद का अंत। इस अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के कारणों की चर्चा की थी, तब आपको ये मैंने बताया था कि अभिवृत्ति का जो सिद्धांत था वो कि कर लगाने का अधिकार है और दूसरे कहते थे कर लगाने का अधिकार नहीं है।
यह जो झगड़ा था वो वास्तव में वाणिज्यवाद की विचारधारा से प्रेरित लोगों के बीच में झगड़ा था। अमेरिका के लोग जो मुक्त व्यापार में समर्थन रखते थे, उसका पक्ष लेते थे, क्योंकि एडम स्मिथ ने 1776 में सिद्धांत दे दिया था कि मुक्त व्यापार या हस्तक्षेप का सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन वाणिज्यवाद का सिद्धांत कहता है कि अधिकतर हस्तक्षेप राज्य का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो इंग्लैंड की सरकार चाहती थी कि जैसा हम कहें वैसे हो, और अमेरिका के व्यापारी चाहते थे कि जैसा हम चाहें वैसा हो। तो ये वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत जो उस समय पूरी दुनिया में चल रहा था, इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में उसका पतन हुआ और उसके बाद में पूंजीवादी व्यवस्था उत्पन्न हुई और हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रचलन में आया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उदय हुआ, जिसका तात्पर्य यह था कि ब्रिटेन ने जब अपने उपनिवेश खोए तो उनको एक संघ के अंतर्गत लाया गया कि हमारा एक संघ बनेगा जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। उस कॉमनवेल्थ के माध्यम से वो आपस में एक यूनियन की तरह से जुड़े रहे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मिलते रहे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस में क्रांति का जनक भी रहा, क्योंकि इसमें लाफायते के नेतृत्व में जो सेना लड़ने के लिए आई थी वो विजयी हो गई, और जब वो वापस अपने देश फ्रांस लौटी तो उसने वहां फ्रांस की अव्यवस्था पर असंतोष प्रकट करना शुरू कर दिया। और जब फ्रांस में क्रांति होने लगी तो लाफायते ने भी बड़े स्तर पर आगे भाग लिया। उसको अपन फ्रांस की क्रांति में देखेंगे कि लाफायते ने क्या भूमिका निभाई थी। तो अमेरिका में जो संग्राम हुआ उसका असर फ्रांस में भी जाकर के हुआ और वहां पर भी अंततः क्रांति हुई, जो 1789 में वहाँ की घटनाएं शुरू होती है। और आयरलैंड पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि आयरलैंड ब्रिटेन से स्वतंत्र होना चाहता था, और जब इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका चला गया तो ब्रिटेन को लगा कि अब आयरलैंड हाथ से न चला जाए, इसलिए आयरलैंड को भी कुछ अधिकार दिए गए, अर्थात उसको भी स्वायत्तता में कुछ वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव न केवल अमेरिका पर पड़ा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा, और उसका असर आज भी विभिन्न देशों के शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रकट होते हैं। तो अमेरिका की क्रांति का टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू।